हाँ, तो दूसरी बात कि जो मुहावरा दिया रहता है उसी से वाक्य बनता है। उसके बाद आजकल अब आपका प्रश्न जो है, अधिकतर प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि अच्छा, सबसे पहले थोड़ा इसका शब्दार्थ में बताइए, खेमा का क्या अर्थ होता है? खेमा, खेमा किसी को पता है? डेरा या अस्थाई पड़ाव। अच्छा चलिए, शब्दार्थ आप लोग नहीं याद किए होंगे। चलिए, ये पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, एक गद्यांश में पढ़ रही हूँ, उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न है कि दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनकर। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट, कर्नल कालीन जी, ये सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफउद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। अब पहला प्रश्न ध्यान से सुनो तुम लोग, किसे जंगल की जिंदगी खतरनाक लगती है? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सादत अली या आसिफउद्दौला? कर्नल, हाँ गुड, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। कर्नल कालिंज के खेमे के सिपाही क्यों तंग आ गए थे? जंगल की खतरनाक जिंदगी के कारण, वजीर अली के नहीं पकड़े जाने के कारण, या अस्वस्थ होने के कारण, या दोनों? बताइए, कर्नल कालिंज के खेमे के सिपाही क्यों तंग आ गए थे? क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्यों तंग आ गए थे? जंगल की खतरनाक जिंदगी के कारण, या वजीर अली के नहीं पकड़े जाने के कारण, या अस्वस्थ होने के कारण, या दोनों? बताओ। हेलो, क्या किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है? क्या हुआ? आकाश, मधुरम, साक्षी, अनुष्का, मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं? हाँ, हेलो, 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 मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? हाँ, हाँ तो बोलो, आवाज सुनाई दे रही है तो इसको बोलो, इसका क्या आंसर होगा? कर्नल कालिंज के खेमे के सिपाही क्यों तंग आ गए थे? जंगल की खतरनाक जिंदगी के कारण, या वजीर अली के नहीं पकड़े जाने के कारण, या अस्वस्थ होने के कारण, या दोनों? हाँ, सिपाही इसलिए तंग आ गए थे जंगल की खतरनाक जिंदगी के कारण भी, और वजीर अली नहीं पकड़ा जा रहा था इसके कारण भी। ये दोनों कारण था। वजीर अली के अफसाने सुनकर किसके कारनामे याद आ जाते हैं? सादत अली के, आसिफउद्दौला के, या रॉबिन हुड, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, रॉबिन हुड के। अवध में वाजिद अली ने कितने महीने हुकूमत की? अवध में वाजिद अली ने कितने, 4, 5, इसमें 4 ऑप्शन है, 4, 5, 6, 7, 5 महीने। वजीर अली की पैदाइश को किसने अपनी मौत समझा? आसिफउद्दौला, सादत अली, कर्नल कालिंज, या रॉबिन हुड?
सादत अली। ठीक है, गुड। उसके बाद ये इस तरह से भी क्वेश्चन आजकल आपका फाइनल एग्जाम में आ सकता है, गद्य और पद्य दोनों देते हुए। नेक्स्ट, वजीर अली को नेपाल पहुंचने में क्या दिक्कतें थीं? कोई बता सकता है कि वजीर अली को नेपाल पहुंचने में क्या दिक्कतें थीं? वजीर अली के पीछे, मैं फिर से रिव्यू कर दे रही हूँ चैप्टर को, कि वजीर अली के पीछे अंग्रेजी फौज और सादत अली के सिपाही बुरी तरह पड़े हुए थे। ठीक है, और वह जंगलों में छिपता फिर रहा था, पर नेपाल नहीं पहुंच पा रहा था। यानी नेपाल पहुंचने में उसको यही दिक्कत आ रही थी कि अंग्रेजी फौज और सादत अली के सिपाही दोनों उसके पीछे पड़े हुए थे। ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली से सिपाही, सिंपल इसका आंसर है, बताइए। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली ने कई वर्षों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर उनकी नाक में दम कर रखा था, इसलिए वे उससे तंग आ चुके थे। ठीक है। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वह ये देख सके कि वह किस दिशा की तरफ जा रहा है, इससे वजीर अली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। समझ में आ रहा है? एक दो पंक्तियों में फिर आंसर है कि कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? चलिए बताइए, कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? आंसर लिखे ना सब आप लोग? हाँ, कॉपी निकाल कर देख कर ही बताइए, नहीं याद होगा तो देख कर ही बताइए ताकि कुछ रिवीजन भी हो जाए। हाँ, हाँ, हम्म, हम्म। सैनिकों की एक बटालियन, सैनिकों का नहीं, सैनिकों की एक बटालियन जंगल में खेमा डाले पड़ी थी। यानी कर्नल कॉलिंस का जो खेमा था वो जंगल में इसीलिए लगा हुआ था क्योंकि अवध के अपदस्थ, अपदस्थ का क्या मतलब होता है बताइए? पद से हटा देना, किसी भी व्यक्ति को जो पद पर हो, पद से उसको हटा देना ही अपदस्थ होता है। तो अवध के अपदस्थ नवाब वजीर अली ने विद्रोह कर दिया था तथा गोरखपुर के निकट जंगलों में वह सक्रिय था। यानी वो कहाँ छिप रहा था? गोरखपुर के जंगलों में। ब्रिटिश कंपनी उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, इसलिए कर्नल कॉलिंस के नेतृत्व में सैनिकों की एक बटालियन जंगल में खेमा डाले हुए। हाँ, इसीलिए वजीर अली से सिपाही। हाँ, हम्म, हाँ, इसी और हाँ, जंगल की कष्ट भरी, क्योंकि जंगल जो है वो रहने का स्थान तो नहीं होता है, खासकर आरामदायक जीवन तो बिल्कुल नहीं होता है जंगल में, इसीलिए वे जंगल के कष्ट भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? बताइए, कर्नल ने सवार पर, बोलो। हाँ, 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 दूसरा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने क्यों कहा? हम्म, हम्म, हम्म,
हाँ। हम्म। तारीख को मुश्किल बताया, गुड। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फिर वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? आखिर रॉबिन हुड की क्या विशेषता थी कि वजीर अली के अफसाने? सिर्फ साहसी ही था? वजीर अली में तो और भी विशेषताएं थी। हम्म। सबसे ज्यादा जो आ हाँ, गरीबों का वो बहुत मसीहा था। अमीरों से पैसा लूटकर, अमीरों से पैसा लेकर वो गरीबों को की मदद कर दिया करता था। वो पैसा जो है गरीबों में बांट दिया करता था। इसीलिए लोग उसको अपना मसीहा समझते थे, उसको अपना देवता समझते थे। तो वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? चलिए बताइए। हम्म, गथाएं नहीं, गाथाएं। गाथाएं यानी कहानियां। हाँ, सुन रखी थी। हाँ। हाँ। पुनर्स्थापना। हाँ। हाँ। जाकर जाकर मार। हाँ। हाँ, यानी जिस तरह से रॉबिन हुड बहुत बहादुर था, बहुत दिलेर था, ये वजीर अली भी उसी की तरह था। ये भी गरीबों का मसीहा था, गरीबों की मदद करना, मजबूरों का हमदर्द था, जिस तरह से रॉबिन हुड था। और इसीलिए अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने के लिए वो अवध के रियासत की पुनः स्थापना यानी फिर से उसकी स्थापना करना चाहता था। और उसकी इसी दिलेरी और दृढ़ता से अंग्रेजी फौज का कर्नल भी प्रभावित था। कहा जाता है कि दुश्मन भी यदि बहादुर हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए और उसकी प्रशंसा और उसकी बहादुरी को सलाम जरूर करना चाहिए। क्योंकि बहादुरी और दिलेरी ऐसी चीजें हैं जो न तो शत्रु को जानती हैं और न मित्र को पहचानती हैं। ये इस पर सबका अधिकार है। अगर शत्रु आपका काफी समझदार है, बहादुर है, तो उसका भी प्रशंसक होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल जो है उसको रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। और दोनों का वो तुलनात्मक वर्णन करने लगता था और सोचता था कि जिस तरह से रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था, मजबूरों का वो हमदर्द था, ये वजीर अली भी उसी तरह से है। इसीलिए दोनों की समान विशेषताओं के कारण ही उसे वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। सआदत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? या सआदत अली ने वजीर। हाँ बोलो। हम्म। हाँ। हम्म। 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 किसी भी आंसर को बेटा तुम लोग थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बदल के लिखो। हूबहू किताबी लैंग्वेज मत लिखो। सादत अली कौन था? तो सादत अली अवध के नवाब आसिफउद्दौला का भाई था। उसने वजीर अली के पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? यानी जब वजीर अली पैदा हुआ तो वो उसको अपना मौत ही उसमें दिखाई देने लगा। तो सादत अली मन ही मन सोचने लगा था कि उसके बड़े भाई के बाद अब वही अवध का नवाब बनेगा, क्योंकि आसिफउद्दौला की कोई संतान नहीं थी। और दो भाई होते हैं तो क्या मन में आता है छोटे भाई के मन में कि बड़े भाई को तो कोई संतान है नहीं, तो अब जब उनको कोई संतान नहीं है तो मैं ही राजा बनूंगा उनके बाद। लेकिन जब उनके घर अब वजीर अली जब पैदा हुआ तो आसिफउद्दौला सादत अली के मन में जो एक अरमान था वो क्या हुआ? समाप्त हो गया। उसके सारे अरमानों पर यानी सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया और फिर उसे अपनी नवाबी जो है खतरे में दिखाई पड़ने लगी।
यानी जिस गद्दी पर वो बैठना चाहता था कि उसके भाई के बाद वो गद्दी उसकी हो जाएगी, लेकिन जब ये वजीर अली जब पैदा हुआ तो एक तरह से वो उसे अपना दुश्मन समझने लगा, और उसके जन्म के साथ ही रिश्ते में वो क्या लगता था? सादत अली, वजीर अली का क्या लगेगा? हाँ बताओ। चाचा। तो चाचा भतीजा, यानी चाचा जो था वो भतीजे को अपना शत्रु समझने लगा था। उसकी पैदाइश से वो खुश नहीं था, उसके जन्म से वो खुश नहीं था, और इसीलिए उसको लगा कि ये साक्षात एक मौत के रूप में वजीर अली का पैदा होना उसके लिए एक मौत के समान थी ये बात। सादत अली, कर्नल सादत अली को अवध के तख्त पर क्यों बैठाना चाहता था? पाठ के आधार पर कर्नल जो था वो क्यों नहीं चाहता था कि आसिफउद्दौला के बाद वजीर अली तख्त पर बैठे? क्योंकि वजीर आसिफउद्दौला का तो संतान वो था वजीर अली, लेकिन वो कर्नल जो था वो सादत अली को ही बैठाना चाहता था। आखिर क्यों? बताइए। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। गर्ल्स क्या कर रही हैं? गर्ल्स जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आकाश, हाँ चलो जवाब बताओ, इसका जवाब। सादत अली, कर्नल जो है सादत अली को और से तख्त पर क्यों बिठाना चाहता था? हम्म हाँ हम्म हाँ, क्योंकि जितनी सुख सुविधा सादत अली के द्वारा कर्नल को प्राप्त हो रही थी, शायद उतनी सुख सुविधा उसे वजीर अली के द्वारा प्राप्त नहीं होती। और भविष्य में भी कर्नल को यह पता था कि सादत अली यदि तख्त पर बैठेगा, अवध के तख्त पर, तो वो उसका स्वार्थ पूरा होता रहेगा, वो उसका ध्यान रखेगा, वो धन संपत्ति उसको देता रहेगा, है ना, पैसे रुपए हर तरह से उसकी मदद करता रहेगा कर्नल का। लेकिन वजीर अली ऐसा कुछ करने वाला नहीं था, और इसीलिए कर्नल चाहता था कि सादत अली ही अवध के तख्त पर बैठे। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद, क्वेश्चन समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग बहुत आंसर रूट पटांग लिखते हैं, एंड माइंड इट, 3 नंबर 2 नंबर का जो प्रश्न रहेगा आप लोग सोचेंगे कि कुछ का कुछ भी लिख देंगे, मार्क्स मिल जाएगा। मैं आधा नंबर भी नहीं देने वाली हूँ, काट के पट से 0 दे दूंगी अगर आंसर अप टू द मार्क नहीं हुआ। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? जब वो कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया तो वजीर अली ने अपनी हिफाजत यानी अपने आप कैसे बचाया? वो बताइए। हम्म 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 हाँ यानी कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली, कंपनी ने, यहाँ किस कंपनी की बात हो रही है? यहाँ कंपनी से तात्पर्य क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। कंपनी ने वजीर अली को अपदस्थ कर, यानी वजीर अली जो कि उस तख्त पर बैठा था, पिता के बाद वो तख्त तो उसी का था,
गद्दी उसी की थी, लेकिन कंपनी ने वजीर अली को हटा दिया और किसको बैठा दिया? सआदत अली को अवध का नवाब बना दिया। और वजीर अली को क्या किया जाने लगा कि कुछ पेंशन दी जाने लगी कि आप अपनी खर्च के लिए पेंशन जैसे सरकार देती है वैसे उसको पेंशन दी जाने लगी कि आप इसी पेंशन से अपना गुजारा कीजिए। और फिर उसे कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता। वजीर अली ने कंपनी के वकील से इस बारे में जानकारी चाही। किस बारे में बताइए? कि आखिर उसका क्या गुनाह था उसे हटाकर गद्दी से और सादत अली को बैठाया गया और उसे ये दिया जाता है, पेंशन दी जाने लगी। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? किंतु उसका अपमान किया गया। कारण तो नहीं बताया गया, इसके बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि उल्टा उसे अपमानित किया गया। बस गुस्से में वजीर अली ने वकील की हत्या कर दी और फिर कहाँ भाग गया? आजमगढ़। आजमगढ़ के शासक ने और आजमगढ़ के जो शासक थे उसने उसकी मदद की। किसकी मदद? वजीर अली की। उसने अपने लोगों यानी अपनी सुरक्षा घेरे में वजीर अली को घाघरा के जंगलों में पहुंचवा दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अपने लैंग्वेज में आंसर लिखें और दिमाग में रखें तो ज़्यादा उचित रहेगा। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि हक्का बक्का रह जाना मतलब घोर आश्चर्य? चलिए इसका आंसर बताइए कोई, बताओ बताओ। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? बोलो मधुरम। मधुरम आज क्यों शांत है? हेलो, बोलो। हाँ। हम्म। 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 कि एक शत्रु, एक दुश्मन उसी के खेमे में घुसकर, मतलब वो कितना दिलेर और कितना बहादुर है, यानी उसकी दिलेरी और बहादुरी को देख कर्नल जो है वो हक्का बक्का रह गया कि एक सवार जो है वो रात्रि में आता है, कर्नल से एकांत में बात करता है और उसे अपनी आवश्यकता बताता है, आने का कारण बताता है कि वो कुछ कारतूस लेने के लिए आया है। कर्नल ने उसको 10 कारतूस भी दे दिए और जब कर्नल ने फिर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, वजीर अली। तो उसकी हिम्मत और दिलेरी को देखकर कि एक कितना ये हिम्मती है और दिलेर है कि एक अपने दुश्मन के शत्रु के खेमे में घुस जाता है बिना किसी साथी के, बिना किसी हथियार के, और जाकर वो कारतूस भी लेता है और बदले में अपना नाम भी बताता है, झूठ भी नहीं बोलता है। लेकिन कर्नल उसकी दिलेरी के आगे नतमस्तक हो जाता है। हक्का बक्का तो हो ही जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत को देखकर वो नतमस्तक भी हो जाता है कि कितना ये हिम्मती है कि प्रवेश कर जाता है उसके खेमे में बिना डर के। लेफ्टिनेंट ने आदमी है या भूत का प्रयोग किसके लिए तथा क्यों किया? बताइए। लेफ्टिनेंट ने आदमी है या भूत इसका प्रयोग क्यों किया? हाँ। हाँ। हाँ, जिस तरह से भूत यानी, हाँ, यानी जिस तरह से तुरंत अभी यहाँ दिखाई दिया, तुरंत अदृश्य हो गया, गायब हो गया। मैंने उसको उसके पीछे सेना और सिपाही अभी दौड़ ही रहे हैं, तब तक वो दिखाई पड़ा और फिर गायब। यानी उसकी गायब होने की आदत, कभी दिखाई देना और कभी गायब हो जाने की आदत के कारण यह कर्नल लेफ्टिनेंट जो है वो सोचने लगता था कि भाई ये आदमी है या भूत है। जैसे दिखाई देता है पकड़ने जाओ गायब हो जाता है।
और फिर थोड़ी देर के बाद दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से उसकी विशेषता के कारण, उसके बहादुरी के कारण और हाथ नहीं आने के कारण ही वो कहता है कि, तो हाथ नहीं आने का कारण यही था कि हमेशा वो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकता रहता था, धोखा देता रहता था। कर्नल ने वजीर अली की किस कामयाबी का वर्णन किया? बताइए, कर्नल ने वजीर अली की किस कामयाबी का वर्णन किया? हाँ हाँ हाँ, कि 5 महीने के भीतर ही अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से वो लगभग मुक्त कर दिया था, मुक्त करने में सफल हो गया था। और उसकी इसी कामयाबी का वर्णन यहाँ कर्नल ने किया है। सादत अली और कर्नल के बीच कैसे संबंध थे? सादत अली और कर्नल के बीच? हाँ। हम्म 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 वह भी, हाँ। यानी दोनों के बीच मधुर संबंध तो कहे जाएंगे, लेकिन वो संबंध आधारित किस पर था? लालच की भावना पर और स्वार्थ की भावना पर। यानी कर्नल बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था और सादत अली आराम, ऐश आराम करने वाला पसंद व्यक्ति था। तो दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जानते थे, इसीलिए दोनों के बीच आपसी तालमेल की बात थी, दोस्ती थी। कर्नल ने खतरनाक आदमी किसे और क्यों कहा? कर्नल ने खतरनाक आदमी किसे और क्यों कहा? अ, हम्म चाहता था, हाँ, इसीलिए। हाँ, किया था। हाँ हाँ, गुड। लॉर्ड क्लाइव ने कहाँ कहाँ विजय हासिल की? लॉर्ड क्लाइव ने कहाँ कहाँ विजय हासिल की? जिस समय लॉर्ड क्लाइव का समय था, उस समय कंपनी जो थी लॉर्ड क्लाइव के समय कहाँ कहाँ उसने जीत हासिल की थी? हाँ। और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में व्यापार करने आई कंपनी का क्या नाम था? हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ। अच्छा, इसके बारे में अब बताइए। इस पाठ के आधार पर, कारतूस पाठ के आधार पर बताइए, स्पष्ट कीजिए कि जाबाज वजीर अली के जीवन का लक्ष्य क्या था और क्या इस लक्ष्य को पूरा करने में वो सफल हुआ? बताओ। कारतूस पाठ के आधार पर जाबाज वजीर अली के जीवन का लक्ष्य क्या था और क्या वह इस लक्ष्य में सफल हुआ? बताओ, जल्दी बताओ। हम्म यानी अंग्रेजों से भारत की भूमि को पूरी तरह से मुक्त करना। लेकिन हाँ, चलो तो इस आंसर को पूरा करो। हम्म घुमा फिरा कर देखो बच्चों, बात एक ही लिखनी है कि वजीर अली की वीरता का उद्देश्य क्या था कि किसी तरह से अंग्रेजों को भारत की भूमि से मुक्त कराना। और जाबाज वजीर अली समय के साथ साथ इस तथ्य से परिचित हो गया था कि ब्रिटिश शासन में किसी भी
दृष्टि से भारत एवं भारतवासियों के लिए ये ब्रिटिश शासन जो है, यानी अंग्रेजों का भारत में आकर अधिकार जताना और यहाँ पर शासन करना, किसी भी तरह से हम भारतवासियों के लिए यह लाभप्रद नहीं है। और जैसे ही यह धारणा स्पष्ट हुई, अंग्रेजों की, पहले तो वो लोग आए थे बिजनेस करने, व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन जब उनकी मंशा यहाँ के भारतवासियों को पता चली कि नहीं, ये व्यापार की आड़ में हम भारतीयों पर ही अपना शासन जमाना चाहते हैं, और जमाना ही नहीं चाहते थे बल्कि शासन जमा चुके थे, और उनकी जैसे ही मंशा प्रकट हुई, यहाँ के सारे भारतवासी उनको बाहर खदेड़ने की, उन लोगों ने अंग्रेजों को इस भारत की भूमि से बाहर खदेड़ने की ठान ली, और उनके जीवन का लक्ष्य ही बन गया था कि किसी तरह से देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त करना। और वजीर अली अपने 5 महीने की हुकूमत में ही अवध के दरबार को ब्रिटिश प्रभाव से लगभग मुक्त कर लिया था, और वह अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान के ब्रिटिश शासकों पर आक्रमण करने का निमंत्रण भी दे दिया। वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहा। उसने कंपनी के वकील का भी कत्ल कर दिया, और उसकी योजना यही थी कि अपनी शक्ति को बढ़ाकर अंग्रेजों को किसी तरह से भारत से बाहर निकाल दिया जाए। इसके लिए वह अलग अलग राजाओं से मिलता भी था और प्रयास करता था, और अपनी वीरता और जाबाजी से अंग्रेजों के मन में अपने प्रति एक भय भी पैदा कर दिया था। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? वजीर अली। सच्चे देशभक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अब प्रश्न है कि सच्चे देशभक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने देश से प्रेम करता है, जो अपने देश को अपने क्रियाकलापों से प्रकट कर सकता है। देश प्रेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाएं, हम सीमा पर जाएं और शत्रुओं से युद्ध करें, यह जरूरी नहीं है। देश प्रेम को प्रकट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। यानी सबसे पहले तो देश की संप्रभुता और उसकी आज़ादी किसी भी तरह से खतरे में न पड़े। ठीक है, कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश की आज़ादी और यहाँ के लोगों के आज़ादी को खतरे में डालने की सोचता है, या यहाँ के लोगों के जीवन में शांति को समाप्त करना चाहता है, यहाँ की आर्थिक स्थिति को बर्बाद करना चाहता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारे देश में के लिए खतरा है अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश, तो उस समय हमारी देशभक्ति हमें दिखानी चाहिए किसी भी तरह से। अब जैसे मान लीजिए कि अपने देश के शक्ति बोध और सौंदर्य बोध को बनाए रखकर भी हम अपने देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। जैसे अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करके, जैसे सफाई के क्षेत्र में ही हम विदेशों से या दूसरे देशों से अपने देश की तुलना करके जब हम देखते हैं कि हमारा देश जो है वो सफाई के मामले में पीछे है अन्य देशों से, तो वहाँ भी हम अपनी देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं सफाई करके। उसके बाद आर्थिक रूप से भी हम अपना दूसरे देशों का अनुशासन, वहाँ का कर्तव्य, नागरिकों का जो कर्तव्य है जो हमारे देश में नहीं है, तो ये चीज़ भी हम वहाँ के नागरिकों से सीख कर अपने देश में भी इसको हम लागू कर सकते हैं। इस तरह से भी हम अपना देश प्रेम के प्रति परिचय अपना दे सकते हैं। उसके बाद देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए जो भी कार्य होने चाहिए वो हम सैनिक न बनकर भी, यानी दुश्मन के गलियारे में न जाकर, देश की सीमा पर न जाकर भी हम देश के भीतर रहकर, देश समाज के भीतर रहकर हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पाठ में वजीर अली की बहादुरी और हिम्मत का परिचय देना है कि वजीर अली किस तरह से अपनी बहादुरी का परिचय देता है। तो उसके सामने जो घटनाएं घटी हैं, एक तो उसने क्या किया, कंपनी के वकील की हत्या, यह भी तो परिचय दिया ना अपना बहादुरी का। और दूसरा, वो कर्नल के खेमे में खुद प्रवेश कर जाता है बिना किसी की सहायता लिए, ना अपने साथ किसी साथी को लेकर जाता है, ना कोई सुरक्षा कर्मी को लेकर जाता है, बल्कि बिल्कुल अकेले कर्नल के खेमे में घुसता है। वहाँ उससे कर्नल से कारतूस लेता है, और जब कर्नल उसका नाम पूछता है तो वो नाम भी बता देता है बिना ये छिपाए। और उसे पक्का विश्वास भी रहता है
कि वो कर्नल के खेमे में प्रवेश करेगा और वहाँ से सही सलामत बाहर निकल भी आएगा, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। किसमें बताइए? वजीर अली में आत्मविश्वास की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके कारण उसको पता था कि वह दुश्मन के खेमे में जाकर भी, अकेले जाकर भी सुरक्षित लौट आ सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, कारतूस शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए कोई नया शीर्षक। तो एकांकी कारतूस की जो शीर्षक है, इसकी मुख्य घटना या एकांकी के मर्म पर आधारित है। एकांकी को लिखने का उद्देश्य ही है जाबाज सिपाही वजीर अली की वीरता को प्रदर्शित करना, और उसकी वीरता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी हो सकता था जब या तो ये युद्ध भूमि में जाकर दुश्मन को धूल चटाए, और या फिर कायरों की, वजीर अली को कायरों की तरह नहीं बल्कि वीर सिपाही की तरह ब्रिटिश सेना का जवाब देने के लिए, प्रत्युत्तर देने की तैयारी करता हुआ दिखाया जाता। यहाँ पर दूसरी स्थिति को ही शामिल किया गया। इसमें उसकी निडरता, निर्भीकता और साहस को दिखाते हुए अंग्रेजों से लोहा लेने की तैयारी में उसे संलग्न दिखाया गया है। वह कर्नल के सामने आता है और चला जाता है। वजीर अली के सामने आने का बहाना है कारतूस। अतः यह शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, जिसमें वजीर अली की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। एकांकी के लिए एक अन्य शीर्षक जाबाज सिपाही वजीर अली भी हो सकता है, क्योंकि एकांकी का उद्देश्य ही है वजीर अली की जाबाजी और साहस को उजागर करना। इस एकांकी में मूल रूप से किसका वर्णन किया गया है बताइए? मुख्य रूप से किसका वर्णन है इस पाठ में? कारतूस में वजीर अली की वीरता का ही इसमें वर्णन है, इसीलिए यह शीर्षक सार्थक है।